हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को। रदरफोर्ड हमें ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से जो एटम की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, जिसमें जो एटम होता है वो पूरा का पूरा एम्प्टी होता है और उसका जो कंप्लीट मास होता है एक एटम का, वो एक उसके सेंटर पार्ट के अंदर क्या रहता है, कंसंट्रेटेड रहता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस नाम देते हैं। और उस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना हमें किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था। और उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक पाथ के अंदर, जिसको उसने क्या नाम दिया, शेल नाम दिया, उसके अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं, उसके घूमते रहते हैं। ठीक है, अब इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, जिसमें मेन जो ड्रॉबैक्स ये है कि वो मैक्सवेल की इक्वेशन को फुलफिल नहीं कर पाया। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल का रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी को एमिट करता है। ठीक है, रेगुलरली एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। तो उसके पास उस इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी कहाँ से आती है, या फिर वो किस सिस्टम से एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है, कहाँ से वो एनर्जी को ऑब्टेन करता है, जिससे वो इनफाइनाइट टाइम तक वो क्या करता रहता है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी बात, अगर वो रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी तो धीरे धीरे लॉस हो जानी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी हमेशा लॉस होती जाती है। तो एक टाइम आता जाएगा कि जैसे जैसे उसकी एनर्जी लॉस होती जाएगी, उसका पाथ जो होगा वो छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो पाथ छोटा होता जाएगा तो वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाएगा और इससे इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नेचुरल में नहीं होता है, ऐसा फिनोमेना नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट टाइम तक उसमें चक्कर लगाता रहता है बिना कोई एनर्जी का लॉस किए। ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और उसी को कौन एक्सप्लेन करेगा, बोहर एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, उससे पहले रदरफोर्ड की एक एप्लीकेशन है जिससे हम न्यूक्लियस की रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास में जैसे सपोज सोडियम दे रखा है और आपसे पूछा जाता है कि सोडियम की न्यूक्लियस कितनी आएगी, न्यूक्लियस का ऑर्डर क्या रहेगा। ठीक है, न्यूक्लियस की जो रेडियस है उसका क्या ऑर्डर रहेगा, तो उसको हम डिसाइड कर सकते हैं किसके, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से, या फिर रदरफोर्ड ने जो रिलेशन दिया था न्यूक्लियस की रेडियस और एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में, उससे हम डिसाइड कर सकते हैं। राइट, सो क्या था, फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ, या फिर एप्लीकेशन जिसमें फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ न्यूक्लियस रेडियस। ठीक है, किसी भी न्यूक्लियस के लिए जो रेडियस है वो हम कैसे काउंट कर सकते हैं। तो सिंपल सा रिलेशन है, Rn इक्वल्स टू R0 a⁻⁴ ये आपको रिलेशन याद रखना है। ठीक है, इस रिलेशन से क्या कर सकते हो, आप किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, बट हाँ फिर भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एल्यूमिनियम दे रखा है। ठीक है, और इसकी पूछी जाती है कि रेडियस फाइंड करनी है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि R0 क्या है या Rn क्या है, पहले वो देख लेते हैं। ये है आपकी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, फिर अगर हम बात करें R0 तो ये आपका है कांस्टेंट। ठीक है, ये कोई रदरफोर्ड कांस्टेंट बोल सकते हो, या फिर इसको ऐसे ही कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1.3 × 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कांस्टेंट है जो कि हमें यूज़ करना होता है। फिर अगर हम बात करें ए की, तो ए आपका आएगा एटॉमिक मास, कि जो आपको एटम दे रखा है उसका एटॉमिक मास कितना है। राइट, तो हमारे पास में एल्यूमिनियम दे रखा है, एल्यूमिनियम का होता है 27। ठीक है, कुछ एक आपको पता होना चाहिए, बाकी आपको जब भी क्वेश्चन दिए जाएंगे तो उसमें आपको ब्रैकेट में दे रखा होगा कि इस एटम का एटॉमिक मास इतना है। ठीक है, लेकिन जो मेन है वो आपको याद रखना है। जैसे एल्यूमिनियम का आपको याद होना चाहिए, एल्यूमिनियम का नहीं दे रखा होता है, एल्यूमिनियम का 27 होता है। तो हम कैसे करेंगे, देखो Rn, हमें Rn कैलकुलेट करना है, इक्वल्स टू R0 की वैल्यू क्या आएगी, R0 की वैल्यू है 1.3 × 10⁻⁻13 इंटू, अब देखो एटॉमिक मास करना है हमें 27⁻⁻⁴ तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1.3 × 10⁻⁻13 इंटू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3⁻³ × 1/3, ये सॉल्व हो जाएगा। ये कितना आएगा, 1.3 × 10⁻⁻13 इंटू 3। तो ये कितना आ जाएगा, जब हम 13 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 3.9 × 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। और अगर हम इसको मीटर में करेंगे तो देखो इतना आएगा 3.9 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो कई बार आपको पूछ लिया जाता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो रेडियस होती है वो किस ऑर्डर में चलती है। तो न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो चलती है 1 फर्मी के अंदर, 1 फर्मी ऑर्डर होता है। ठीक है, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, यानी 1 फर्मी आपके पास में है तो इसका मतलब आपके पास में 10⁻⁻15 मीटर आपके पास में उतनी लेंथ है, यानी उतनी छोटी लेंथ है, उसको हम किस में लिखते हैं, 1 फर्मी में लिखते हैं। ठीक है, फर्मी मीटर जिसको भी बोलते हैं।
तो इस तरीके से आप किसी भी एटम के लिए उसकी न्यूक्लियस रेडियस को डिफाइन कर सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला एप्लीकेशन है। दूसरा अगर मैं बात करूँ एक और जिससे आप पूछा जा सकते हैं, ठीक है, वो आता है डिफ्लेक्शन एंगल। डिफ्लेक्शन एंगल और डिफ्लेक्टेड पार्टिकल। ठीक है, कि भाई आपके पास में कितने ऐसे पार्टिकल्स हैं जो एक सर्टेन एंगल पर क्या हुआ है, डिफ्लेक्ट हुए। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि आपके ने 200 जो पार्टिकल हैं वो 60 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुए और 400 पार्टिकल जो हैं, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि कितने पार्टिकल 120 डिग्री पर जो है वो डिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, इस तरीके से रिलेशन पूछ लिया जाता है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि जो डिफ्लेक्टेड पार्टिकल है, डिफ्लेक्टेड पार्टिकल जिसको हम विक्षेपित कण बोलते हैं या विक्षेपित अल्फा कण भी बोल देते हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे विक्षेपित कण। तो विक्षेपित कण जो हैं, जो विक्षेपित हो गए हैं अपने पाथ से, वो प्रोपोर्शनल होते हैं किससे, 1/sin थीटा, 1/sin⁴ θ/2 से। ठीक है, राइट। सो देखो ये तो आप क्या फर्स्ट, तो अगर हम बात करें हमारे पास में दो टाइप के पार्टिकल्स हैं, N1 और N2। तो N1 के लिए क्या होगा आपका 1/sin⁴ θ/2, यहाँ पे भी क्या होगा 1/sin⁴ θ/2। तो जब हम इसको रिलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, N2/N1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा sin⁴ θ/2 अपॉन में sin⁴ θ/2। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप डिफ्लेक्टेड एंगल या जितने भी डिफ्लेक्टेड पार्टिकल हुए हैं पर्टिकुलर एंगल पर, उससे आप एंगल निकाल सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हो। ठीक है, आपसे थीटा पूछ लिया जाए, इसमें थीटा जो होगा वो क्या होगा, डिफ्लेक्टेड एंगल होगा। ठीक है, बाकी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी आप ध्यान रखें। ठीक है, ये रिलेशन आप ध्यान रखें, बाकी इसी पर पूछा जाता है। और वैसे भी इतना रदरफोर्ड का जो एप्लीकेशन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, बट फिर भी न्यूक्लियस की रेडियस कई बार पूछ ली जाती है आपसे। डिफ्लेक्टेड एंगल, डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स नहीं पूछे जाते। ठीक है, रिलेशन आप ध्यान रखना, बाकी अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो ये आपके खत्म होता है रदरफोर्ड के 2 एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है, और ड्रॉबैक मैंने आपको बता दिए थे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका बोहर एक्सपेरिमेंट, राइट। तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम बात करने वाले हैं बोहर मॉडल के बारे में कि किस तरीके से बोहर ने अपना मॉडल दिया था, उसमें क्या क्या पोस्टुलेट थे, क्या उसने एक्सपेरिमेंट किया था और क्या उसके ड्रॉबैक्स थे, वो हम डिस्कस करेंगे, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो बोहर एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि किस तरीके से जो डिफ्लेक्टेड एंगल है या फिर डिफ्लेक्टेड पार्टिकल है वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट, देखो एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, जिसमें आपको पहली कंडीशन दे रखी है कि 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग 200 अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, यानी 90 डिग्री एंगल पर, जबकि आपको कैलकुलेट करना है अगर इस पर 200 पार्टिकल है तो 60 डिग्री पर कितने अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो डिफ्लेक्ट होंगे, वो आपको पता करना है। तो सिंपल सा जो मैंने आपको बताया था रिलेशन, N1/N2 इज इक्वल टू sin⁴ θ2/2 डिवाइडेड बाय sin⁴ θ1/2। ठीक है, ये आपको रिलेशन याद रखना है, ये रिलेशन यूज़ करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो देखो ये हो गया आपका N1, ये हो गया आपका N2। हमें N2 फाइंड आउट करना है, N1 हमारे पास में गिवन है। ठीक है, ये हो गया आपका θ1 और ये हो गया आपका θ2, राइट। सो देखो वैल्यू पुट करते हैं, N1/N2, N1 कितना है 200, तो ये रहा। ठीक है, इज इक्वल टू sin⁴ थीटा कितना है, थीटा है 2 है ना, θ2, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका sin⁴, ये आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर हम यहाँ लिखें तो 200/N2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा sin⁴, ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री और ये आ जाएगा sin⁴, ये आ जाएगा 45 डिग्री, राइट। सो देखो अगर हम बात करें sin 30 डिग्री की तो ये कितना होता है 1/2 होता है। अगर हम बात करें sin 45 डिग्री की तो ये कितना होता है 1/√2 होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज़ होगी। तो आई होप आपको 9th और 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी आप लोगों ने मैथ्स में, तो आपको इतने तो याद होंगे, साइन की वैल्यू तो याद होंगी, राइट। पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये आएगा 200/N2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 की पावर 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/√2 की पावर
4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 200 अपॉन में n2 इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 1/16, ये आ जाएगा 1/4, ये इससे कट जाएगा कितना आ जाएगा 4। तो आपका ये आ जाएगा 200 अपॉन में n2, ये आ जाएगा 1/4 अपॉन में 1/1, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा n2 इज 200 डिवाइडेड बाई n2, ठीक है। तो ये तो हट गया, फिर ये आ जाएगा आपका 1/4। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे n2, तो n2 आपका आ जाएगा 800 अल्फा पार्टिकल्स, यानी 60 डिग्री पर कितने पार्टिकल्स होंगे वो डिफ्लेक्टेड होंगे, वो 800 अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्टेड होंगे। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप डिफ्लेक्टेड एंगल भी निकाल सकते हो या फिर डिफ्लेक्टेड पार्टिकल भी निकाल सकते हो कि एक पर्टिकुलर एंगल पर कितने अल्फा पार्टिकल जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए, राइट। आप इसको कॉपी करो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं बोहर मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका एप्लीकेशन पार्ट, उसका एक्सपेरिमेंट और उसके ड्रॉबैक्स, राइट। तो अब हम बात करते हैं बोहर मॉडल के बारे में। तो बोहर का जो मॉडल था इसको हम बोलेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। ये जो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था ये प्लांक के क्वांटम मॉडल पर बेस्ड था, ठीक है, या फिर हम यूं बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर बेस्ड था, ठीक है। और यही इसका क्या बनेगा, ड्रॉबैक बनेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए ही वेरिएबल है, ठीक है, वैलिड है। उसके बाद में जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं या फिर दूसरे जो एटम्स होते हैं उन पर ये सिचुएशन वैलिड नहीं कर दिया जो बोहर ने बताई थी, ठीक है। तो ये इसका ड्रॉबैक बन जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ही एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। दूसरे स्पेक्ट्रम को या फिर हम बात कर सकते हैं कि दूसरे एटम के लिए ये वैलिड नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है वो हम देखेंगे बाद में। सबसे पहला स्टेटमेंट इसका था, इसने 3 पोस्टुलेट दिए थे, ठीक है, और इसने कोई भी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड डाटा प्रूफ नहीं दिए थे। जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था उसी को मॉडिफाई करके इसने अपने 3 स्टेटमेंट दिए, 3 पोस्टुलेट दिए, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया और इसको वापस से रिपब्लिश कर दिया। सो इसका फर्स्ट ये था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जो रदरफोर्ड ने हमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन किसमें एक पर्टिकुलर पाथ के अंदर क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं, ठीक है। तो उसने उन शेल को नाम दे दिया, ठीक है, कि फर्स्ट सेल जो होगा वो न्यूक्लियस के एकदम पास होगा, उसको हम फर्स्ट सेल बोलेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक पाथ के अंदर ही रिवॉल्व करेगा और उसको चेंज भी कर सकता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट आप देखो कि ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका फर्स्ट सेल है, ये आपका सेकंड सेल है, ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले इसने सेल के नाम दिए थे, इसी को हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं, या फिर हम इसको ऑर्बिट बोल सकते हैं। इसको उसने नाम दिया KL, फिर आगे आने वाले को उसने M नाम दे दिया, फिर N, ठीक है। तो इसने नेमिंग ऑफ सेल, फर्स्ट इसका था नेमिंग ऑफ शेल, यानी शेल का उसने नाम दे दिया, क्या नाम दिया, KLMNO। जैसे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हो कि K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 32 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरीके से। तो उसी तरीके से शेल के नाम दे दिए। या फिर हम इससे नंबर में भी डिनोट कर सकते हैं, 1 2 3 4 और 5 H1S, ठीक है। तो फर्स्ट इसका पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक स्पेसिफिक पाथ के अंदर रिवॉल्व करता है, जिसको हम शेल नाम देते हैं, और उसका शेल वो अलग अलग हो सकते हैं, जिसमें KLMN से डिनोट उसने किया था, ठीक है। फर्स्ट ये था, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। पूरे के पूरे पोस्टुलेट जो है वो NCERT में मिलेंगे आपको, राइट। मेन बात है समझना। दूसरा कि जो इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर रिवॉल्व करता है, ठीक है, वो उस सेल के अंदर तभी रिवॉल्व करता है जब एंगुलर मोमेंटम जो होता है J होता है आपका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। वो J यानी MVR, J बराबर क्या होता है, MVR, ये होना चाहिए आपका NH/2π के इक्वल। जब एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इक्वल रहेगा तभी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्पेसिफिक पाथ के अंदर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। यानी ये दोनों रिलेशन एक साथ एग्जिस्ट करेंगे तभी जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है। यानी उसका जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, NH/2π के इक्वल होना चाहिए, जिसमें N जो होगा वो नंबर ऑफ सेल होगा कि किस सेल के अंदर वो रोटेट कर रहा है। H आपका होगा प्लांक कांस्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये प्लांक क्वांटम बेस्ड मॉडल है, और 2π की वैल्यू तो आपको पता ही है, पाई की वैल्यू 3.15 होती है, 3.14 होती है। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये था कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी पाथ के अंदर रिवॉल्व करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होना चाहिए, NH/2π के इक्वल होना चाहिए। और इससे हम नंबर ऑफ सेल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं कि किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता है। हम रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इवन रेडियस तो दे रखी होती है, ठीक है।
और एच तो जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। एच क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। ये दूसरा स्टेटमेंट था। थर्ड जो स्टेटमेंट था, जो मेन इंपॉर्टेंट था, ठीक है, जिसकी वजह से रदरफोर्ड का मॉडल जो था वो हटा दिया गया था और उसका जो ड्रॉबैक था उसी को एक्सप्लेन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में ये न्यूक्लियस है, ये आपका फर्स्ट सेल है, ये आपका सेकंड शेल है और ये आपका थर्ड शेल है, ठीक है। सपोज करो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड शेल के अंदर है, इसको हमने नाम दिया के, ये हो गया एल और ये हो गया एम, ठीक है। जो शेल न्यूक्लियस के पास होता है उसको हम बोलते हैं लोअर एनर्जी लेवल। क्या नाम देते हैं? लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। और जो सबसे बाहर होता है, यानी सपोज करो कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही सेल है, तो अगर ये लोअर एनर्जी लेवल है तो ये इसके लिए हायर एनर्जी लेवल हो जाएगा और ये इसके लिए हायर एनर्जी लेवल हो जाएगा। अगर ये लोअर एनर्जी लेवल होगा तो ये इसके लिए हायर एनर्जी लेवल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके हायर एनर्जी लेवल, राइट। अब देखो, जब तक इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक पाथ के अंदर वो अपना पाथ चेंज नहीं करे, एक स्पेसिफिक पाथ के अंदर, एक स्पेसिफिक सेल के अंदर, जैसे सपोज इलेक्ट्रॉन जो है वो एल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, एक स्पेसिफिक पाथ के अंदर क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो कभी भी एनर्जी को लॉस नहीं करेगा, कभी भी एनर्जी का एमिशन नहीं करेगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, जब इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक पाथ के अंदर रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो कभी भी एनर्जी को लॉस नहीं करता है, ना वो एनर्जी को गेन करता है ना वो एनर्जी को लॉस करता है, ठीक है। वो बिना एनर्जी को लॉस किए उसके अंदर रिवॉल्व करता रहता है। लेकिन जब उसको सेल को चेंज करना होता है, ठीक है, जैसे सपोज हम आगे बढ़ेंगे, ये सारे फिनोमेना जो होते हैं ये होते रहते हैं, हम, ठीक है, सारे के सारे हाइपोथेटिकल होते हैं, ठीक। जैसे ही अगर मान लो उसको शेल को चेंज करना है, जैसे सपोज वो एल के अंदर है और उसको किस में आना है? एम के अंदर आना है, ठीक है। तो ये लोअर एनर्जी लेवल हो गया, ये इसका हायर एनर्जी लेवल हो गया। तो जब वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी में जाएगा, जैसे सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ये अब इसमें चला गया, तो अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी लेनी पड़ेगी। तो वो सिस्टम जो होता है वो एनवायरनमेंट से एनर्जी को लेता है, या अगर किसी भी सिस्टम में पड़ा तो वो सिस्टम से एनर्जी लेगा, ठीक है। तो जब भी लोअर टू हायर में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगी? एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल में जाता है, ठीक है, एल जो होगा वो हायर एनर्जी लेवल हो जाएगा और के जो है वो लोअर एनर्जी लेवल है। तो अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी में जाता है, ठीक है, तो एनर्जी को क्या करेगा? एमिट करेगा, ठीक है, ये एनर्जी जो है वो बाहर निकलेगी। तो अगर हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, हायर टू लोअर में जाएगा, तो एनर्जी को क्या करेगा? एमिट करेगा, एनर्जी को क्या करेगा? एमिट करेगा, ठीक है। तो इसमें होगा एमिशन ऑफ एनर्जी और इसमें क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है एक नंबर का या फिर, ठीक है, हाफ मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ठीक है। तो वो अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी को क्या करता है? हमेशा एब्जॉर्ब करता है। नीचे से ऊपर जाएगा तो हमेशा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और अगर ऊपर से नीचे आएगा तो हमेशा एनर्जी को क्या करेगा? एमिट करेगा, ठीक है। तो अगर हायर टू लोअर जा रहा है एनर्जी का एमिशन होगा, लोअर टू हायर जा रहा है तो इसका एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो इसके 3 पोस्टुलेट थे जिसमें ये मैक्सवेल की इक्वेशन को पूरा का पूरा फुलफिल करता है, इसीलिए ये, ठीक है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है, अगर हम बात करें, वैसे तो हम बाद में बात करेंगे ड्रॉबैक्स, कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए ही वैलिड है, और इसके जितने भी अगर हम बात करें एप्लीकेशन पार्ट होंगे वो मेनली हाइड्रोजन पर बेस्ड ही होंगे, ठीक है। जितने भी एप्लीकेशन पार्ट होंगे, चाहे रेडियस कैलकुलेशन हो गया या फिर वेलोसिटी कैलकुलेशन हो गया, आपका एनर्जी कैलकुलेशन हो गया, कि जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से एमिट करता है या किस तरीके से लॉस करता है, उसका हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है उस पर्टिकुलर शेल के अंदर, ठीक, या फिर एटम की रेडियस कितनी है, ठीक है। वो सब में हम हाइड्रोजन को ही आइडियल मान करके चलेंगे, हम हाइड्रोजन की ही कैलकुलेशन करेंगे, फिर उससे हम अदर एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। बट ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? हाइड्रोजन के लिए ही एप्लीकेबल होता है, और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ही एक्सप्लेन करता है। बाकी दूसरे स्पेक्ट्रम के अंदर ये पूरी की पूरी कहानी चेंज हो जाती है। जो ये स्पेक्ट्रम का पैटर्न बताता है वो स्पेक्ट्रम का पैटर्न हमें नहीं मिलता, ठीक है। जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखते हैं वो हमें देखने को नहीं मिलता, राइट। तो इसका ड्रॉबैक बन जाता है। ओके, सो
आज की इस क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके एप्लीकेशन पार्ट के बारे में कि किस तरीके से हम रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, उन सबको कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, राइट। फिर हम बात करेंगे कि जो इसके ड्रॉबैक्स थे वो क्या थे और इसके ड्रॉबैक्स को किसने फुलफिल किया था, वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने अपना नया मॉडल दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर की बेसिस पे, राइट। सो उसको हम स्टडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।